और इस वीडियो में अपन एक एम्बेडेड डेरिवेटिव का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये इसमें थोड़ा डबल आ गया है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना आप, ये एक ही फ़ोटो है दोनों। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। तो चलो अपन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव का, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो। एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है? एम्बेडेड का सबसे पहला मतलब मिक्स्ड। ठीक है, मिला हुआ, एसेंस। ठीक है, चलो। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक अंडरलाइंग असेट पर डिपेंड करती है। यानी डेरिवेटिव जो होता है उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, डेरिवेटिव का अपने आप में कोई एसेंस नहीं होता, उसकी अपने आप में कोई अहमियत नहीं होती। डेरिवेटिव की अहमियत डिपेंड करती है किस असेट पे वो डेरिवेटिव हुआ है, किस असेट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी अंडरलाइंग असेट। ठीक है, बहुत ही डिटेल में डेरिवेटिव के दो क्वेश्चन हैं जो दोनों सेम को के हैं, सेम को लिमिटेड के हैं। ठीक है, वो दोनों ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप टाइप करना बस सेम को, लिखना सी ए रोन खन्ना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। और क्या होता है डेरिवेटिव में? डेरिवेटिव में इनिशियली जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। इनिशियली क्या लगता है? डेरिवेटिव में कोई कॉस्ट नहीं लगती। ये अपने को पता है, अपन एफ में ही बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अगर कुछ प्रीमियम छोटा मोटा देना पड़ रहा है तो वो हमारा एज अ प्रीमियम बैंक में जाता है और अपन एंट्री करते हैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट टू बैंक। क्योंकि अपन कुछ खरीद रहे हैं, डेरिवेटिव में एंटर हो रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट टू बैंक। अगर कोई प्रीमियम चार्ज हुआ तो खैर। एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है? अपन ने समझा कि एक कोई मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको अपन इसमें क्या बोलते हैं? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक कोई होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अंदर डेरिवेटिव, एक सेकेंड, उसके अंदर डेरिवेटिव, एक और सेकेंड, हाँ, उसके अंदर डेरिवेटिव जो होगा वो एम्बेड हुआ हुआ होगा। उसके अंदर क्या होगा? डेरिवेटिव एम्बेड हुआ हुआ होगा, मिला हुआ होगा, मिक्स हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो क्या हुआ एम्बेडेड डेरिवेटिव? इट इज़ अ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूड्स नॉन डेरिवेटिव कंपोनेंट दैट इज होस्ट, एम्बेडेड डेरिवेटिव पोर्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को और डेरिवेटिव पोर्शन को अलग अलग करना होता है। दैट इज वी नीड टू सेपरेट द होस्ट एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव पोर्शन। लेकिन कब अपने को सेपरेट करना होता है? अपने को कब सेपरेट करना होता है? कंडीशन होती है जब व्हेन द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द एम्बेडेड डेरिवेटिव आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। नॉट क्लोजली रिलेटेड यानी आप इसको लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो कि अगर वो क्लोजली रिलेटेड हो तो उसको अपन अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्लोज रिलेटेड को अलग। अगर वो क्लोज रिलेटेड नहीं है तो अपन उनको अलग कर सकते हैं। क्लोज रिलेटेड का क्या मतलब होता है? कि वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, नॉर्मल कोर्स जो हमारा इकोनॉमी में चलता है उसका पार्ट नहीं है, वो कुछ एबनॉर्मल है। कैसे? क्लोज रिलेटेड का मतलब अपन समझें अगर, तो क्या होता है? मीनिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इज दैट इट इज नॉर्मली डन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इन इंडिया, इफ टू पर्सन इन इंडिया ट्रांजेक्ट इन रुपीज़, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड। नॉर्मल, ये नॉर्मल बात है कि दो इंडिया के पर्सन इंडियन रुपीज़ में करेंसी पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन बट इफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू इंडियन एंटिटीज़ इज इन डॉलर देन इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड। क्यों? क्योंकि भाई मैं इंडिया का, आप इंडिया के, और हम डॉलर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत कम होता है, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है, ये चौंकने वाली बात है कि मैं इंडिया का, आप भी इंडिया के, और हम डॉलर में कर रहे हैं। क्यों? डॉलर मनी में करते हैं ज़्यादातर। तो ये क्या है? नॉट क्लोजली रिलेटेड, बिकॉज नॉर्मली इंडियन एंटिटीज़ आर नॉट ट्रांजेक्शन, डू नॉट ट्रांजेक्ट इन डॉलर। ठीक है, चलो। और क्या हो सकता है? देर कैन बी अर एंटिटी स्पेसिफिक मेथड ऑल्सो, या फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑल्सो टू डिटरमाइन वेदर टू कंपोनेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड और नॉट। ठीक है, एंटिटी अपना कोई खुद का क्राइटेरिया या अपना खुद का कोई ऐसा डायमेंशन भी मेंशन कर सकती है, कोई ऐसा बेंचमार्क बना सकती है कि भाई अगर ये बेंचमार्क हुआ तो अपन मानेंगे नॉट क्लोज रिलेटेड, अदरवाइज अपन मानेंगे क्लोज रिलेटेड। इसका भी अपन ने क्वेश्चन करा था जिसमें क्या करा था अपन ने? अपन को प्री पेमेंट ऑप्शन चेक करना था। ये उससे रिगार्डिंग पॉइंट है जिसमें एंटिटी ने क्या करा था? खुद का एक एस्टिमेट बनाया था 2% का। ठीक है, चलो। अब जब अपन सेपरेट करते हैं, व्हेन सेपरेशन ऑफ होस्ट एंड डेरिवेटिव पोर्शन इज डन, अगर होस्ट और डेरिवेटिव पोर्शन का सेपरेशन हो जाता है तो क्या होता है? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे। नॉर्मल अकाउंटिंग, अगर उसका कोई स्पेसिफिक इंडेस है, जैसे मान लो अपन पीपी परचेज कर रहे हैं या कोई इंटेंजिबल परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एम्बेडेड डेरिवेटिव का ऑप्शन आ गया, एम्बेड हो गया डेरिवेटिव, तो अपन जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें परचेज ऑफ पीपी, उसकी अकाउंटिंग अपन क्या करेंगे? एज पर इंडेस 16, या फिर एज पर इंडेस कौन सा होता है उसका? एज पर इंडेस 38 होता है आई थिंक। अगर मैं स्लिप हो रहा हूँ तो शायद 38 इंडेस 38 ही होता है इंटेंजिबल असेट्स का, राइट है ना? अगर गलत हो तो सॉरी, है ना? 36 इम्पेयरमेंट का होता है, 30-40 होता है उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, 30-80 होता है। ठीक है, चलो। फॉर एम्बेडेड डेरिवेटिव अकाउंटिंग अपन डेरिवेटिव अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन कुल मिला के अपने को क्या देखना है? अपने को देखना है क्या वो क्लोज रिलेटेड है या नहीं। अगर क्वेश्चन में बोलते नहीं है क्लोज रिलेटेड तो हो ही गई बात, क्लोज रिलेटेड नहीं है। अपने को एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करनी है अलग से, और जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अलग से अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात हुई। अपन ने अभी तक क्या समझा? एम्बेडेड डेरिवेटिव का मतलब अपन ने समझ लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन में अपन सिर्फ सोच रहे हैं,
इस क्वेश्चन में अपन एक्चुअल में कोई डेरिवेटिव कॉन्टेक्ट में एंटर नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अपन कोई एक्चुअल में डेरिवेटिव कॉन्टेक्ट में एंटर नहीं कर रहे हैं, अपन सोच रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं आपको समझा सकूँ कि भाई अगर आप ये सिर्फ PDF से ही पढ़ो तो भी आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो भी आपको आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी अपने को एज एन आंसर, एज एन ICAI आंसर अपने को सिर्फ एंट्रीज करनी है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, मैं ये आपको अभी बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरी आगे की वीडियो ना भी देखो और सिर्फ इस PDF को रीड करो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टिल अपन समझाएंगे तो सही, बिल्कुल पूरा समझाएंगे। चलो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये डबल पिक हो गई तो अपन ऊपर वाली पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी ए, एन इंडियन कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज़, ये रुपीज़ है यार, सॉरी है ना, ये रुपीज़ है। वो क्या वर्ड में अपन करते हैं ना कन्वर्ट, तो ऐसा हो जाता है। एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मशीनरी फ्रॉम अनरिलेटेड लोकल सप्लायर बी। द फंक्शनल करेंसी ऑफ कंपनी बी इज ऑल्सो रुपीज़। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। दोनों इंडिया के हैं फिर भी US डॉलर में करें, इसका मतलब क्या क्लोज रिलेटेड नहीं है, अपने को अलग करना पड़ेगा ऑप्शन। सिंस द मशीनरी इज सोर्स्ड बाय द कंपनी बी फ्रॉम US बेस्ड सप्लायर, मतलब कंपनी बी US बेस्ड सप्लायर से मशीनरी ले रही है और फिर कंपनी ए को बेच रही है, इसलिए इसमें डॉलर का एसेंस आ गया। पेमेंट इज ड्यू टू बी ऑन डिलीवरी ऑफ द मशीन। ठीक है, अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या है? हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या है? 9 सितंबर 2001 हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेट है। और डिलीवरी, पेमेंट या सेटलमेंट डेट क्या है? 31 दिसंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अपने को देखो फॉरवर्ड रेट्स दे रखी हैं, फॉरवर्ड रेट दे रखी है, स्पॉट रेट दे रखी है। ये क्यों दे रखी है? ये अपने को ये दे रखी है कि इसमें क्या है, जो कंपनी ए है अपनी, इसमें कंपनी ए क्या कर रही है? कंपनी ए परचेज कर रही है कंपनी बी से। ठीक है, अब कंपनी ए को इसका मतलब परचेज कर रही है अमाउंट, तो उसको कंपनी बी को अमाउंट पे करना है। ये बात भी बिल्कुल ठीक हो गई। कितना अमाउंट पे करना है? US डॉलर पे करना है साहब, ये बात भी ठीक हो गई। ठीक है, कब पे करना है? 31 दिसंबर को पे करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या है? 9 सितंबर है। अब क्या हो रहा है, जो एंड कंपनी ए है, जो कंपनी ए वो सोच रही है कि मेरे को कितना पैसा इसको देना है, यानी इन इंडियन टर्म्स मुझे उसे कितना पैसा देना है। समझ में आ गई बात? कंपनी ए क्या सोच रही है, मुझे कंपनी बी को 31 दिसंबर को कितना पैसा देना है, और इस बेसिस पे वो क्या करेगी, वो हर बार डीलर के पास जाएगी। जब भी कोई उसकी रिपोर्टिंग डेट आएगी या कोई बीच की डेट आएगी, वो जाएगी डीलर के पास, कौन कंपनी, ये देखने के लिए कि रेट क्या चल रही है फॉरवर्ड की, मतलब कितना पैसा मुझे देना पड़ सकता है ऐसा। और अगर उसे ऐसा लगे कि जैसे भाई आज मान लो कि उसने आज वो गई जो कंपनी ए है वो डीलर के पास गई, उसने देखा कि 50 रुपये फॉरवर्ड रेट लिखी हुई है, यानी उसे कितना देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बस मैं अभी क्वेश्चन की फिगर नहीं दे रहा, कितना देना पड़ सकता है? 50 इंटू डॉलर 10 लाख, 50 इंटू डॉलर 10 लाख। ये मान लो कि वो 1 जनवरी को गई और जो इसमें सेटलमेंट डेट है मान लो 31 दिसंबर है, तो 1 जनवरी को गई, उसने बोला कि भाई, उसने पूछा डीलर से भाई क्या रेट चल रही है 31 दिसंबर की, उसने डीलर ने बोला भाई साहब 50 चल रही है। तो उन्होंने कंपनी ने एस्टिमेट लगा लिया, उन्होंने ऐसा सोच लिया मन में कि मुझे 50 इंटू इतना देना पड़ सकता है, कब? 31 दिसंबर को। अब आई 31 मार्च, वापस वो गए, कौन? कंपनी है, वापस डीलर के पास गया, उन्होंने पूछा साहब क्या रेट चल रही है 31 दिसंबर की। डीलर ने बोला साहब 55 चल रही है। अब वो टेंशन में आ गया। अब उसने सोचा कि यार मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेरे को 50 इंटू डॉलर 10 लाख देना है, लेकिन अब ये जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो मेरे को 55 इंटू डॉलर 10 लाख देना है, यानी उसका नुकसान हो गया। नुकसान हुआ क्या असलियत में? कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके नहीं, पोटेंशियल हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है बस, उसने ऐसा सोचा कि 50 में मैं मुझे करना है। अब वो क्या, उसकी लेटेस्ट एस्टिमेट क्या गई कि मुझे 55 पे करना है, यानी उसका जो पोटेंशियल अनफेवरेबल कंडीशन कितने की क्रिएट हो गई? 5 की क्रिएट हो गई, इंटू 10 लाख डॉलर 10 लाख, इतने की 5 की अनफेवरेबल पोटेंशियल कंडीशन क्रिएट हो गई। तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसने पहले इनिशियली सोच रखा था कि मुझे 50 ही पेमेंट करना है, अब उसकी अपडेटेड एस्टीमेट चल रही है कि मुझे 55 पेमेंट करना है, तो वो क्या करेगा, 5 रुपये का एक प्रोविज़न बना देगा। ये एक्स्ट्रा नुकसान है मेरा प्रोविज़न, इसको क्या बोलेंगे अपन? डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अगर यही वो बोलता डीलर 31 मार्च को कि नहीं साहब आपको 45 देना है, तो क्या बोलता, अरे यार मैं तो 50 मान के चल रहा था, देने से 45 है, क्या बात है। यानी यहाँ पर 5 रुपये का क्या बन जाएगा, फिर डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी फेवरेबल कंडीशन आ गई। ये पेमेंट का केस है। एक अपन ने रिसिप्ट का भी केस कर रखा है, उसका भी एक क्वेश्चन है, वो भी यूट्यूब में डला हुआ होगा। ठीक है, इसमें क्या अपन पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी ये परचेज कर रही है मशीनरी, यानी कंपनी को पेमेंट करना है, तो जितना कम पेमेंट उतना अच्छा, जितना ज़्यादा पेमेंट उतना बुरा। तो पहले उसने सोचा था 50, जो कि वो डीलर के पास गया था, उसने पूछ किया था उससे कितना रेट है साहब, उसने बोला था साहब 50 है। वो 31 मार्च को गया, उसने बोला साहब 55 है, उसका नुकसान हो गया, पोटेंशियल में तो 50 सोच के चल रहा था, 55 का रेट है, 5 रुपये का पोटेंशियल नुकसान, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्रिएट कर लूँगा मेरी बुक्स में, पोटेंशियली अनफेवरेबल। पोटेंशियली पे वर्ड पे ध्यान देना, पोटेंशियल का मतलब हो सकता है, पोटेंशियल है, हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो बोलते साहब 45 है, तो बोले सोचेगा कि यार मैं तो 50 मान के चल रहा था, देना तो सिर्फ 45 है, तो यानी मेरा क्या हो गया, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट हो गया, पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन हो गई।
ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, जब हमारी सेटलमेंट डेट आएगी, इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव हमारे ज़िंदगी में आते रहे और फाइनली आ गई हमारी सेटलमेंट डेट। मैं क्या सोच के जाता, मुझे 50, मैं 50 की रेट पे ही मेरा क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। लेकिन मैंने मेरे बुक्स में प्रोविजन नहीं बना रखे हैं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल, उनको भी मैं क्या करूँगा, सेटल कर दूंगा। तो क्या होगा मेरा, उस रेट के हिसाब से जो एक्चुअल में रेट आएगी 31 दिसंबर को, उस रेट के हिसाब से मैं क्या हो जाऊँगा, अलाइन हो जाऊँगा। क्योंकि मैंने जो मेरी इनिशियल थी 50 की रेट, जो मैंने इनिशियल 50 की रेट सोची थी पे करने की, और आज मान लो जो है 60 की डेट, 60, तो ये 10 का एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी मेरे बीच में कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, 10 का एडजस्टमेंट मैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर चुका हूँ। तो 50 का मैं पेमेंट करूंगा और जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी उसको मैं डेबिट करके सेटल करूंगा। तो वो क्या होगा, मेरा नुकसान से मेरी बचाव करेगा। क्या, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों है ये पोटेंशियली अनफेवरेबल, मैं पोटेंशियली अनफेवरेबल हो सकता हूँ, ये सब मैं सोच रहा हूँ बस। और हम इसकी एंट्रीज कर रहे हैं। तो हम काई की एंट्री कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट और डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करने की एंट्रीज हम करेंगे इसमें। और उसका फिर लेटेस्ट एस्टिमेट के बेसिस पे करेंगे। और फिर अपन जब सेटलमेंट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल हमने रेट सोच के रखी थी, जो हमने प्रिडिक्ट करी थी, जो हम पूछ के आए थे डीलर से, वो और आज की रेट के बीच के सारे डिफरेंसेस हम ऑलरेडी डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर चुके। तो उसको सेटल करो ना। वो क्यों करे क्रिएट, वो इसलिए तो क्रिएट करे आज के बुरे समय के लिए। तो उसको सेटल करो, उसको ख़त्म करो। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तब सब कुछ समझ में आएगा आपके, है ना। अपन क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं ऐसे ही मिटा सकता हूँ क्या, एक बार देख लेता हूँ। शायद मैं मिटा पाऊँ, एक सेकेंड। क्या यहाँ पे हो सकता है वैसे समझाना पड़े ना कुछ, तो ये खाली जगह होनी चाहिए उस वक्त। क्या मिटाऊँ, अभी मिटा देता हूँ। बस हो गया, बस मिट गया, बस हो गया। चलो ठीक है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। और नीचे पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने क्या कर रखा है ना, इसमें एज अ थ्योरी लिख रखा है। जो मैंने आपको अभी समझाया ना मेरे मुंह से बोल के, वो सब मैंने नीचे थ्योरी में लिख दिया है, जिससे अगर आप ये वीडियो ना भी रेफर करो तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाए उस PDF के भरोसे। ठीक है, चलो अब अपन शुरू से पे वापस पढ़ते हैं। अब चलो, कंपनी ए ने, बस इतना आप अभी समझ लो कि कंपनी ए परचेज कर रही है किससे, कंपनी बी से। तो बाकी सब डिटेल मैंने नीचे लिख रखी है सॉल्यूशन में। चलो ये आ गया अपना सॉल्यूशन। कंपनी ए मशीनरी परचेज कर रही है कंपनी बी से, और कंपनी ए कंपनी बी को $10 लाख का पेमेंट कर देगी। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन पॉइंट्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। कंपनी ए विल परचेज मशीनरी फ्रॉम कंपनी बी एंड पे $US ऑन 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 क्या है, सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट डेट है। ठीक है, और ये कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनका, ये भी अपन एक बार डेट देख लेते हैं। कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कब हुआ 9 सितंबर को हुआ साहब, 9 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टार्टिंग की डेट है वो क्या है, 9 सितंबर है, और जो सेटलमेंट डेट है वो क्या है, 31 दिसंबर है। ठीक है, चलो। Since company A and company B both are Indian entities, thus this contract is not closely related because in both Indian entities and Indian companies normally don't deal in dollars। भाई मैं इंडिया का, आप इंडिया के, मैं आपको किस में पैसा दूंगा, नॉर्मल कोर्स में पैसे, रुपीज़ में पैसा दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं डॉलर में अपन ट्रांसलेट करेंगे तो नॉन क्लोज रिलेटेड नहीं, ये क्लोज रिलेटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट की नॉर्मल कंडीशन क्या है, यूपीज़ में एक्सचेंज करना। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं भी इंडिया का, आप भी इंडिया के, फिर भी हम डॉलर में करेंगे, तो ये नॉट क्लोज रिलेटेड है। ठीक है, Here actual forward contract is not entered by company A and company making assumptions and predictions about future, that is 31 दिसंबर 2001। जो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में कुछ नहीं करा है, सिर्फ पूछ के आ गया डीलर से, वो या वहाँ पे चार्ट देख कर आ गए, जो वहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, वहाँ पे रेट है, वो देख कर आ गया, या फिर पूछ के आ गए क्या है, प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं। एक्चुअल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, पोटेंशियली फेवरेबल, पोटेंशियली अनफेवरेबल क्रिएट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हियर कंपनी ए वेंट टू डीलर एंड आस्क द फॉरवर्ड रेट ऑफ 31 December 2001। डीलर सेड इट इज़ 67.8। डीलर सेड इट इज़ 67.8। देखो सब कुछ लिख रखा है मैंने, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपको मैं समझा सकता हूँ इससे। PDF में सब कुछ लिख रखा है। ये सारी लैंग्वेज अपने को नहीं लिखनी है एग्जाम में, अपने उसे एंट्रीज करनी है। चलो तो क्या हुआ, हियर कंपनी ए वेंट टू डीलर एंड आस्क्ड द फॉरवर्ड रेट ऑफ 31 दिसंबर 2001। डीलर सेड इट इज़ 67.8। हियर एक्चुअल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एंटर्ड, ओनली कंपनी ए वेंट टू डीलर एंड आस्क्ड अबाउट द रेट। ठीक है, यानी अभी कंपनी ए के दिमाग में क्या है कि मुझे 67.8 रुपीज़ देने हैं, 67.8 रुपीज़ के हिसाब से मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, दस कंपनी ए इज थिंकिंग दैट ही हैज़ टू पे $10 लाख इंटू 67, ये भी लिखा हुआ है, टू द कंपनी बी ऑन 31 दिसंबर 2001। रिमेंबर देर इज नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली थिंकिंग इज डन बाय कंपनी ए ऑन पोटेंशियल फैक्टर्स एंड कंडीशंस। सेम वही चीज़, बस थोड़ा और डिटेल में की, उसे कितना देना है, 67.8 इंटू रुपीज़ $10 लाख। ठीक है, चलो। Now, as and when time will pass, company A will keep noticing the forward rates on 31st December 2001 and on various dates and compare in its mind the prediction, latest prediction,
इज़ फेवरेबल टू हिम और नॉट, यानी वो बार बार जाएगा डीलर से पूछना और देखेगा कि अभी फेवरेबल चल रही है अनफेवरेबल चल रही है। अब डेट आ गई 9 सितंबर 2001, यानी हमारी सेटलमेंट डेट आ गई। इसके बीच में कुछ वो एक बार भी नहीं गया, डायरेक्ट सेटलमेंट डेट पे ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा उसमें वो बीच में भी गया था 31 मार्च को भी, खैर चलो डेट आ गई 9/9। द फॉरवर्ड रेट ऑफ 31 दिसंबर 2001, अच्छा 31 दिसंबर की है, चलो ठीक है 9/9 पे गया वो, ओके। तो 9 सितंबर को द रेट इज़ 67.5, द रेट इज़ 67.5। अभी तक वो क्या सोच के चल रहा था, मुझे 67.8 देने हैं। अभी तक उसके दिमाग में क्या था कि मुझे 67.8 देने हैं, 67.8 के हिसाब से पेमेंट करना है। लेकिन 9 सितंबर को जब वो पूछने गया बैंक डीलर से, तो डीलर ने उसको बोला कि साहब जो फॉरवर्ड रेट है वो 67.5 है, यानी वो तो ये मान के चल रहा था कि 67.8 देने हैं। अब उसको ये पता चला कि 67.5 देने हैं, तो यानी उसका क्या हुआ, फेवरेबल नुकसान हुआ या अनफेवरेबल? फेवरेबल हुआ। क्यों? क्योंकि वो मान के चल रहा था 67.8 देने हैं, अब उसको पता चला 67.5 देने हैं, तो कितने का फ़ायदा हो गया, देखो कितने का फ़ायदा हुआ, 67.8 माइनस 67 पॉइंट कितना था ये 5.5 इक्वल टू 0.3 इंटू $10 लाख, 3 लाख का फायदा हुआ, यानी ये 3 लाख क्या है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट। चलो अपन पढ़ते हैं। नाउ दिस विल बी द लेटेस्ट अपडेटेड रेट। नाउ सिंस रेट रिड्यूस फ्रॉम 67.8 टू 67.5, इट मीन्स लेस पेमेंट टू बी मेड बाय कंपनी ए टू कंपनी बी। दिस ही विल पे $10 लाख इंटू 67.5 ऑन 31 दिसंबर 2001 इंस्टेड ऑफ $10 लाख इंटू 67.8, यानी पहले उसको 67.8 के हिसाब से पेमेंट करना था, लेकिन अब उसकी लेटेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से उसको 67.5 पे पेमेंट करना है, सच दैट it means that there is a potential favorable condition such that now derivative financial asset will be recognized। कितने की रेट से, $10 लाख इंटू 67.5 माइनस 67.8 माइनस 67.5। वो सिर्फ सोच रहा है, पोटेंशियल है। अभी तक दिमाग में था कि 67.8 के हिसाब से देना है, आज जब वो पूछ के आया था उसको पता चला कि 67.5 देना है, तो चलो मैं मेरी जो पुरानी वाली एस्टिमेशन थी उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मेरी बुक्स में। कैसे एडजस्ट करूँगा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लेता हूँ, मेरा फ़ायदा लगा लेता हूँ। तो उसने अपना फ़ायदा क्रिएट कर लिया, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट टू P&L 3 लाख, ठीक है। चलो अब आई 31 दिसंबर, सेटलमेंट की डेट आ गई। अब अपने को एग्जाम में सिर्फ ये एंट्री करनी है और नरेशन में लिखना है कि भैया ये हमारा डेरिवेटिव फाइनेंशियल है पोटेंशियल, ये अपने ऊपर की थ्योरी सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिख रखी है आपको। चलो डेट ऑफ 31 दिसंबर दैट इज सेटलमेंट डेट केम, द रेट फाइनली इज 67। रेट कितने की हो गई, 67। वो कितना मान के चल रहा था उसका लेटेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से, लेटेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से वो मान के चल रहा था 67.5, असलियत में क्या रेट है 67, यानी उसको और फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया, उसको फ़ायदा हो गया 67.5 माइनस 67 0.5 इंटू $10 लाख, 5 लाख का और फ़ायदा हो गया, यानी 5 लाख का और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल वाला। दैट मीन्स अंटिल नाउ द लेटेस्ट एस्टिमेट वॉज द रेट ऑफ 67.5, जो वो पूछ के आया था। कब पूछ के आया था, 9 सितंबर को। ये वाली, ये देखो ये वाली डेट 9 सितंबर को पूछ के आया था। लेकिन अब जब 31 दिसंबर आई तब उसे क्या पता चला, 67.5 की रेट हो गई, ठीक है। सॉरी 67.5 पहले की थी, अब कितनी होगी 67। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ पेइंग $10 लाख इंटू 67.5, कंपनी ए हैव टू पे $10 लाख इंटू 67। समझ में आ गई बात। अभी तक उसके दिमाग में लेटेस्ट एस्टिमेट क्या चल रहा था, 67.5 देना है। अब उसको पता चला कि 67 देना है। नाउ अगेन फेवरेबल कंडीशंस क्रिएटेड, दस डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट अगेन रिकॉग्नाइज, कितना 67.5 माइनस 67। लेटर उसका अभी तक उसके दिमाग में 67.5 था, अब उसे फिर से पता चला 67 देना, तो भाई चलो और 5 लाख का फ़ायदा अपन रिकॉग्नाइज करो, ये कर लिया 5 लाख का फ़ायदा रिकॉग्नाइज। चलो नेक्स्ट आगे। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ मेकिंग द परचेज। अब वो क्या करेगा, परचेज करेगा। 31 दिसंबर आ चुकी है, अब कैसे परचेज करेगा वो, देखो सबसे पहले उसको पीपी को किस पे रिकॉग्नाइज करेगा, 67.8 पे रिकॉग्नाइज करेगा। 67.8 कब की कंडीशन है, देखो कब की डेट है, 67.5 सॉरी 67.8 67.8 है फॉरवर्ड प्राइस ऑफ 9 सितंबर फॉरवर्ड रेट ऑन 9 सितंबर फॉर 31 दिसंबर 2000 में, यानी 67.8 की मैच्योरिटी, 67.8 ही क्या है मैच्योरिटी प्राइस है। देखो अब यहाँ पर अपन आ गए। अब वो क्या करेगा, पीपी परचेज करेगा, यानी उसने क्या करा, नाउ इट इज़ द टाइम टू मेकिंग द परचेज विल बी डन एंड इनिशियली थॉट रेट, यानी सबसे पहले उसने क्या सोचा था 67.8 पे मेरे को परचेज करनी है। उसने क्या सोचा था 67.8 पे मैं परचेज करूँगा, तो उसने क्या करा, पीपी को मल्टीप्लाई कर दिया 67.8 से, ये आ गई हमारी। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है 67 का, एक्चुअल में तो 67 का पेमेंट करना है, क्यों, क्योंकि 67 की रेट है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को रेट कितने की है, 31 दिसंबर की रेट कहाँ गई, यहाँ पे नीचे हो गई, ये देखो कितनी है, देखो 67 की रेट है 31 दिसंबर की स्पॉट रेट, यानी उसे एक्चुअल में पेमेंट कितना करना है बैंक से, $10 लाख
इंटू 67, यानी 67 के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो इनिशियली उसने सोचा था कि मैं पीपी को कितने में रिकॉग्नाइज करूँगा, यानी उसने इनिशियली, देखो मैं आपको समझाता हूँ, उसने इनिशियली क्या सोचा होगा। जब कंपनी ए है, कंपनी ए ने इनिशियली क्या सोचा होगा, अपन एक बार क्वेश्चन में भी चले वापस। देखो कॉन्ट्रैक्ट डेट है 9 सितंबर, कॉन्ट्रैक्ट डेट है 9 सितंबर, फॉरवर्ड रेट ऑन 9 सितंबर फॉर 31 दिसंबर 67.8, यानी सबसे पहले कंपनी ए ने सोचा होगा कि मुझे इतना देना है, ये डॉलर है, ये रुपीज़ है, इतना देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले उसने 9 सितंबर को क्या सोचा होगा, इनिशियल 9 सितंबर को उसने क्या सोचा होगा, मुझे इतना देना है। चलो फिर क्या आई डेट, फॉरवर्ड रेट ऑफ 31 दिसंबर, फॉरवर्ड रेट फॉर 31 दिसंबर ऑन 30 सितंबर, फिर आई 30 सितंबर की रेट, 30 सितंबर की डेट आई, 30 सितंबर को डेट आई। एक सेकंड, मैंने नीचे शायद कुछ गलत लिख दिया था, एक मिनट। यहाँ पे आएगी 30 सितंबर, 30 सितंबर आएगी यहाँ पे डेट, 30 सितंबर आएगी, ठीक है। क्योंकि 30 सितंबर की रेट है ना 67.5, तो 67.5 के 30 सितंबर की रेट है। मैं आपको वापस से समझाता हूँ, सॉल्यूशन तो आपको चलो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा ये वाला, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या, फिर अपन ऊपर जाएंगे वापस। देखो सबसे पहली डेट है हमारी 9 सितंबर 2025, 2021, चलो जो भी है। यहाँ पर कंपनी ए ने सोचा कि मुझे कितने पैसे देने हैं, मुझे पैसे देने हैं $10 लाख इंटू कितना। वो डीलर के पास गया, उसने पूछा कि साहब 31 दिसंबर की क्या फॉरवर्ड रेट चल रही है। उन्होंने बोला साहब ऑन 9 सितंबर फॉरवर्ड रेट है 31 दिसंबर की 67.8। चलो ठीक है, उसने सोच लिया कि ठीक है मुझे कितना पैसा देना है, 67.8, ठीक है। डेट आई 30 सितंबर 2001 या 2001, ठीक है। वो फिर से डीलर के पास गया, डीलर से उसने पूछा कि साहब क्या है 31 दिसंबर की डेट ऑन 30 सितंबर। उसने बोला कि साहब 30 सितंबर को जो फॉरवर्ड रेट है वो है 67.5। उसको ये पता चला, उसकी अपडेटेड एस्टीमेट निकल के आई कि मेरे को तो अब सिर्फ कितना देना है, इंटू 67.5, यानी ये उसकी क्या हो गई, अपडेटेड एस्टीमेट हो गई, अपडेटेड एस्टीमेट हो गई। तो उसने क्या करा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लिया, क्योंकि क्या ये पोटेंशियली फेवरेबल है। असलियत में तो क्या होगा किसी को नहीं पता, पोटेंशियली फेवरेबल, कितने का पोटेंशियली फेवरेबल, 0.3 इंटू $10 लाख, 3 लाख। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये अपन ने क्या करा, ये अपन ने 3 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये देखो ये अपन ने 3 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लिया, ये वही लिखा है देखो मैंने, द फॉरवर्ड रेट ऑफ 31 दिसंबर 1 ऑन 30 सितंबर 2001 इज 67.5। नाउ दिस विल बी द लेटेस्ट एस्टिमेट। नाउ सिंस रेट रिड्यूस फ्रॉम 67.8 टू 67.5, इट मीन्स लेस पेमेंट टू बी मेड बाय कंपनी ए, दस ही विल पे 67.5 इंस्टेड ऑफ 67.8। तो हमारा 3 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अपन आ गए 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर पे जो असली की रेट थी वो क्या थी, 67 थी। कितनी थी, 67 थी। एक सेकेंड कितनी थी, चल क्यों नहीं रहे, कितनी थी, 67 थी, ठीक है। यानी हमारा एस्टीमेट अभी तक चल रहा था कि हमें 67.5 देना है, लेटेस्ट एस्टीमेट। लेकिन अब हमें पता चला कि सिर्फ 67 ही देने हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी हमारा और 0.5 का फ़ायदा इंटू $10 लाख, कितने का, 5 लाख का और डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लो भाई। पहले का तो 3 लाख का फ़ायदा था, ये 5 लाख का और हो गया। चलो ये कर लिया अपन ने क्रिएट। आगे सेटलमेंट डेट, द रेट फाइनली 67, दैट मीन्स अंटिल नाउ द लेटेस्ट एस्टिमेट वॉज 67.5, नाउ इट बिकेम मोर लेस टू 67, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ पेइंग 67.5 कंपनी ए हैव टू पे 67। 5 लाख का और डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लो। यानी हमारा टोटल डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट कितने का क्रिएट हो गया, टोटल डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट कितने का क्रिएट हो गया, 3 लाख पहले का प्लस 5 लाख अभी का, टोटल कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अपन ने क्यों करना है, अपन ने क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। जो हमने इनिशियली रेट सोची थी 67.8 और अब हमारी हो गई फाइनली 67 इस बीच 67.8, और हमने अब जो सोची, अब जो हो गई एक्चुअली 67। इस बीच में जितने भी उतार चढ़ाव हुए उसका अपन ने एडजस्टमेंट करा, क्या करके, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट करके। तो हमने क्या सोचा था कि हम पेमेंट जब करेंगे पीपी का, तो हम कितने से पेमेंट करेंगे, 67.8। ये कर दिया, हमारी पीपी आ गई 67.8 से, हमने पीपी रिकॉग्नाइज कर ली।
लेकिन पेमेंट हम कौन सी रेट से करेंगे, जो उस दिन रेट है 67 की रेट, ये हमने कर दिया क्रेडिटर्स 67। अब इस इन दो रेट्स के बीच के तो डिफरेंस अपन ने रिकॉग्नाइज करा बीच में डेरिवेटिव पोटेंशियल करके, ये आ गया 8 लाख का हमारा डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट हमने डी रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, यानी क्या हुआ था, सबसे पहले 9 सितंबर को मैंने मेरे दिमाग में सोचा था कि मुझे पीपी के लिए, कि मेरे को जब पीपी के लिए पेमेंट करना है 31 दिसंबर को, मुझे 67.8 की रेट से पेमेंट करना है। तो मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में सोचा कि मेरी पीपी आएगी $10 लाख इंटू 67.8 की, ये मैंने लिख दी। लेकिन जैसे जैसे मैं वापस से उनके पास जाता गया, डीलर के पास, और रेट्स पूछता गया, वो मेरे को अलग अलग रेट्स बताते गए। तो मैंने क्या करा, मेरे ओरिजिनल एस्टीमेट के बेसिस पे मेरे प्रॉफिट या लॉस में रिकॉग्नाइज करता गया। कैसे करता गया, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी के रूप में। तो मेरे पास हर बार क्या आया, प्रॉफिट ही आया। पहले 67.8 से 67.5 हुई, जिससे मेरा प्रॉफिट 3 लाख का आया। फिर 67.3 से 67.5 से 67 हो गई, और प्रॉफिट 5 लाख का आ गया। यानी डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट ही मेरा क्रिएट होता गया, ये मेरा असेट में बढ़ाता गया कि यार ये तो मेरा फ़ायदा हो रहा है। यानी मुझे एट द एंड कम ही पेमेंट करना है, 67.8 से कम ही करना है। कितना कम, 8 लाख कम, 8 लाख कम, जब भी तो हमें 67 की रेट से पेमेंट करना है। हमारी एक्चुअल रेट क्या है 31 दिसंबर की, 67। एक्चुअल रेट क्या है हमारी इसकी 67, यानी हमें पेमेंट तो 67 के हिसाब से करना है। और कितना फ़ायदा हो गया अपने को ओरिजिनल एस्टीमेट के हिसाब से, 8 लाख का। अब अपन वापस से एक बार सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। देखो सिर्फ सोच रहा है वो, ठीक है। ये देखो, ये एम्बेडेड डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अब आ गया ये, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पॉइंट्स। कंपनी ए विल परचेज मशीन फ्रॉम कंपनी ए एंड बी $10 लाख ऑन 31 दिसंबर। सिंस कंपनी ए एंड कंपनी बी, ये वो वाली पॉइंट हो गई कि दोनों इंडिया के हैं लेकिन फिर भी डॉलर में कर रहे हैं, इसलिए क्लोज रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट कहाँ पर आता है, एक्चुअल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एंटर्ड, ये भी बात अपने को समझ आई। हियर कंपनी ए वेंट टू डीलर एंड आज द फॉरवर्ड रेट ऑफ ये, ही सेड 67.8 सर, 67.8 है। हमने सोच लिया 67.8 से पेमेंट करना है। हमने हमारे माइंड में मान लिया कि हम पीपी को 67.8 की डेट से रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर डेट आई कौन सी, 30 सितंबर की डेट आई। मैं गया, उन्होंने बोला कि साहब 67.5 हो गई अब तो, यानी 67.8 की जगह 0.5 पे करना है आपको। मैं खुश हो गया, मेरा फ़ायदा हो गया। कितने का, 3 लाख का। 3 लाख का फ़ायदा मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लिया मैंने, 2 PNL कर दिया। वही क्या है, फ़ायदा है मेरा डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट। अगर ये बोल देता कि साहब आपको 67.5 की जगह आपको देना है 67.9, तो मैं तो सोच के चल रहा था 67.8 देना है। अब वो कह रहा है 67.9 देना है, 0.1 का नुकसान। तो मैं क्या करता, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करता। लेकिन क्योंकि ये मेरा फ़ायदा है, ये मेरा फ़ायदा है, मेरा डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है, पोटेंशियली फेवरेबल है, मैंने 3 लाख का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करा। मैंने 3 लाख का पोटेंशियल प्रॉफिट, पोटेंशियल डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट करा। अब भाई 31 दिसंबर, अभी तक मैं क्या रेट मान के चल रहा हूँ, मेरी लेटेस्ट एस्टीमेट 67.5, और मैं ऑलरेडी मेरी इनिशियल वैल्यू को एडजस्ट कर चुका हूँ इसी रिकॉग्नाइज करके। अब भाई 31 दिसंबर में चला कि भाई 67.5 भी नहीं, अब तो सिर्फ 67 देना है। यानी और कितना रिड्यूस हो गया, 0.5 का रिड्यूस हो गया। यानी और 8 लाख का और 5 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट, ये मैंने और 5 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज कर लिया। यानी टोटल डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट कितने का रिकॉग्नाइज हो गया, 3 लाख प्लस 5 लाख, 8 लाख। यानी ओरिजिनल जो मैंने सोची थी 67.8, और अब क्या 67 एक्चुअल रेट है मेरी, डिफरेंस कितने का हुआ, 8 लाख का ही तो हुआ, 8 लाख का। ये वाला 8 लाख और यही वाला 8 लाख मेरा डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है। इसी को मैंने एडजस्ट करा यहाँ पे देखो। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं मेरी पीपी को इनिशियली 67.8 पे रिकॉग्नाइज करूँगा, ये कर ली। देखो मैंने कर ली। लेकिन मुझे क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट देना है, 67 का। तो मेरा एडजस्टमेंट क्या हुआ, कितना मेरे को कम देना है, मेरे को कम देना है 8 लाख कम देना है मेरे को। ये 8 लाख का हमारा क्या है कम, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट हम खत्म कर देंगे इससे। यही मान लो कि हमें ज़्यादा देना होता, ये हमारी 67.8 हमने रिकॉग्नाइज करी थी, लेकिन हमें मान लो यहाँ पे 70 देना पड़ता, तो हमारा क्या होता, इस बीच में हमारा डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हुई होती कितने की, 70 माइनस 67.8 इंटू $10 लाख, हमारी 22 लाख की डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हुई होती है। और अपन इसको यहाँ पे लिखते, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी 22 लाख। यहाँ पे ये कितना आता, ये इतना ही रहता, 67,80,000, 67,80,000, सॉरी 6 करोड़ 78 लाख, 6 करोड़ 78 लाख। फिर अपना देखो क्या होता पेमेंट, क्योंकि एक्चुअल में रेट क्या है 70 है, यानी पेमेंट कितने से होगा, 70 से होगा, यानी $10 लाख इंटू 70 होगा। तो देखो कितना आ रहा है टोटल, 6 करोड़ 78 लाख प्लस 6 करोड़ 78 लाख प्लस 22 लाख, आ गया 70 लाख, आ गया 70 लाख। 70 लाख कौन सा है, ये वो वाली 70। अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स की रेट बढ़ जाती, अभी तो कम हो गई, इसलिए पेमेंट कम से हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।